पता है कि जो इनकी डेड बॉडी है वो कराची पहुंचा दी जाए। दुबई के एक हॉस्पिटल में ये बीमार रहे और उधर ये जेर इलाज भी रहे। तो पर एक आइन की गद्दारी के हवाले से भी इल्जामात लगा और उस हवाले से ये मुल्क से मुल्क बदल भी रहे, खुद भागे रहे। और चौहान साहब हैं, पीटीआई के हैं, इनको जैसा कि आप देख सकते हैं कि अदालत के हाथे में ये बाहर आए। उन्होंने कहा जी मैं बैतुल खला के लिए गया था, फिर मेरी FIR काटना क्योंकि ये मुझे रास्ते में या उधर मार दिया जाएगा। पहला नाम उन्होंने लिया जी बिलावल भुट्टो साहब का, जरदारी साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, नवाज शरीफ साहब का और राना सना। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, JJ टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं आपका अपना भाई सोनू आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं रोज एक नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले जिस खबर के ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं वो है परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ कौन, यानी कि जो हमारे साबका जनरल रह चुके हैं और आर्मी चीफ भी रह चुके हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, अभी दुनिया में नहीं रहे और निहायत ही अफसोस के साथ हम ये खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। ये खबर आपने देख भी ली होगी, यानी कि आज हो सकता है कि जो इनकी डेड बॉडी है वो कराची पहुंचा दी जाए। दुबई के एक हॉस्पिटल में ये बीमार रहे और उधर ये जेर इलाज भी रहे। और नाज़रीन, आपको बताते चले कि 1998 में जब ये आर्मी चीफ बने और ये आर्मी चीफ इनको तैनात किया था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, उनके दौरे हुकूमत में ये आर्मी चीफ रहे। फिर 99 में तकरीबन इनका एक हाईजैक का इनने नवाज शरीफ के ऊपर इल्जामात लगाकर उनकी हुकूमत गिरा कर और ये फिर मुल्क के सदर बन गए थे। और नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये बहुत दफ़ा पहले भी हो चुका है। इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के 70 साल जो 75 साल की जो दौर है मुल्क पाकिस्तान का, इसमें अगर ज़्यादा देखा जाए तो आर्मी चीफ या जनरलों ने इस मुल्क के ऊपर हुकूमत की और यही काम जनरल परवेज मुशर्रफ ने किया। नाज़रीन, जैसा कि आपको बता दें कि 1965 और 1971 की जंग जो है ये जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने ये लड़ी थी। और जो आर्मी में अगर देखा जाए तो जनरल परवेज मुशर्रफ को काफी मजबूत एक जनरल माना जाता है और काफी मंजे हुए उनको जनरल माना जाता है। और नाज़रीन, आपको बता दें कि इनके ऊपर एक आइन की गद्दारी के हवाले से भी इल्जामात लगा और उस हवाले से ये मुल्क से मुल्क बदल भी रहे, खुद भागे रहे और इनको मफरूर और इख्तियारी भी कर दिया गया। और फिर कुछ अरसे के बाद जब इनको सजा सुना दी गई, वो सजा ये थी कि इनको फांसी पे लटकाया जाए और डी चौक में इनको घसीट के लाया जाए, कुछ इस तरह की बातें थी। और फिर आर्मी की तरफ से DGISBR की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने कहा जी एक तो ये जो सजा है और ये जो ऊपर इनके जो बातें की गई हैं ये बहुत ही शर्मनाक और ऐसी कुछ बातें की गई थी। और नाज़रीन, 2001 से लेकर 2007 तक जनरल परवेज मुशर्रफ इस मुल्क पाकिस्तान के सदर रहे और आज हो सकता है कि इनकी जो डेड बॉडी है कराची इनके जो आबाई घर है उसमें पहुंचा दी जाए। बढ़ते हैं नाज़रीन आगे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि शेख रशीद साहब जो इस्लामाबाद पुलिस की हिरासत में थे और इस्लामाबाद की पुलिस की हिरासत के बाद 2 दिन का इनका जिस्मानी रिमांड था और फिर दोबारा जब रिमांड लेने के लिए गए तो जज साहब ने कहा जी इनका मजीद रिमांड नहीं मिल सकता, लिहाजा आप इनको जेल भेज दिया जाए। और जिस दिन इनको जेल भेजा जा रहा था तो उस दिन की ये जो फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, ये फुटेज आप देखें कि ये जो है कि जो इनके वर्कर हैं, जो फैजल चौहान साहब हैं, PTI के हैं, इनको जैसा कि आप देख सकते हैं कि अदालत के हाथे में ये बाहर आए। उन्होंने कहा जी मैं बैतुल खला के लिए गया था और मैं अब वापस अंदर जाने चाह रहा हूँ, तो मुझे ये जो SHO खड़े हैं मुझे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा और ये काफ़ी इनके साथ बदतमीजी भी की जा रही है। और फैजल चौहान साहब के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे कि वो आराम से तो बोलते नहीं, वो पै जाते ने सारे। मकसद ये बात करने का कि वो वही बात हुई कि पुलिस वाले ने देखा कि इससे पहले कि फैजल चौहान मुझे पड़ जाए, वो SHO साहब ने क्या किया कि SHO साहब ही पहले फैजल चौहान साहब को पड़ गए। काफ़ी तकरार के बाद जब देखा गया कि मुझे तो रास्ता नहीं दिया जा रहा तो वो क्या हुआ कि उनको फिर जो सा फैजल चौहान को अपनी टीम लेके वहां से रफू चक्कर होना पड़ा, वहां से उनको जाना पड़ा। और नाज़रीन, शेख रशीद साहब ने इल्जामात भी लगाया है कि अगर मुझे कराची लेके जाते हैं तो 5 लोगों पे मेरी FIR काटना क्योंकि ये मुझे रास्ते में या उधर मार दिया जाएगा। पहला नाम उन्होंने लिया जी बिलावल भुट्टो साहब का, जरदारी साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, नवाज शरीफ साहब का और राना सना साहब का, क्योंकि इस वक्त के सिटिंग मिनिस्टर वही हैं। और जो वजीर दाखिला है उनका कहना था कि ये
साबका भाईजान, साबका वजीर दाखिला शेख रशीद साहब, उनकी बात कर रहा हूँ, साबका, क्योंकि मौजूदा तो राना सनावला है। उन्होंने कहा जी ये राना सनावला और ये 5 लोग मिलकर मुझे मरवाना चाहते हैं। नाजरीन, यहाँ पर जब शेख रशीद साहब का पेट नहीं बढ़ा तो जैसे ही आगे शेख साहब बढ़ते हैं तो उनका जो पाँव है वो सीढ़ियों से लड़खड़ाता है और शेख साहब नीचे गिर जाते हैं। आगे एक पुलिस एहलकार खड़ा था और पुलिस एहलकार ने उनको ऐसे पकड़ भी लिया और संभाल भी लिया। फिर पता नहीं शेख साहब उसके सीने के साथ लग के क्या बातें करते रहे कि यार शुक्र है तूने मुझे संभाल लिया, पता नहीं रो रहे थे या क्या था। लेकिन उनकी उम्र भी आपको मालूम है ऐसी हो चुकी है कि अब वो इस तरह, वो पिंडी बॉय तो रहे नहीं, अब तो पिंडी के वो अंकल बन चुके हैं, तो फिर भी वो पिंडी बॉय लिखते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको बता दें कि मरियम शरीफ साहबा अब मुल्क पाकिस्तान में आपको मालूम है 3-4 रोज हो चुके हैं, वो वापस आ चुकी हैं और मरियम शरीफ साहबा अब जो है वर्कर कन्वेंशन कर रही हैं, वर्करों से मुलाकात कर रही हैं। जैसा ही आपने देखा कि कुछ दिन पहले ही, 2-3 दिन पहले ही एक वर्कर कन्वेंशन पे वो खिताब कर रही थी, तो एक जो खातून थी वो आप बोला होगी और उन्होंने कहा जी वर्कर को इज्जत दो। ये देखो जी हम 20-20, 25-25 साल से पार्टी के साथ चल रहे हैं और हमें इज्जत नहीं दी जा रही, मैडम के पास नहीं खड़ा होने दिया जा रहा। फिर मरियम शरीफ साहबा ने क्या किया, उनको अपने बाजुओं में लिया, स्टेज पे बुलाया, बोलने का मौका दिया। ये मरियम शरीफ साहबा का मुझे बड़ा अच्छा इक़्तिदाम लगा। उन्होंने उस खातून को गले से लगाया, प्यार किया और उसको अपनी जगह पे खड़ा किया जहां पर मरियम शरीफ साहबा खड़ी थी। ये एक बड़ी अच्छी बात है। तो अगर इसी तरह तकरीबन सारे वर्करों को इज्जत मिल जाए तो ये मैं कहता हूँ एक बड़ा खुशहाइन फैसला होगा मरियम शरीफ और मुस्लिम लीग नून की जानिब से। और इस वक्त हमें जराए से खबर मिली है, हमारे जराए से, कि मरियम शरीफ साहबा अभी जो शेड्यूल मेरे पास थोड़ी देर तक आ जाएगा, मरियम शरीफ साहबा जो है कि अब टेक्सला, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और दीगर इलाकों में वर्कर कन्वेंशन से खिताब करेंगी, क्योंकि ये सख्ती से आर्डर मिला है उनको, जनाब नवाज शरीफ साहब की तरफ से लंदन से आर्डर आए हैं मरियम शरीफ साहबा को कि अब आगे इलेक्शन लड़ना है तो इलेक्शन की मुहिम चलाई। अगर मरियम शरीफ साहबा अपनी जो बयानिया है उसमें बनाने में कामयाब हो जाती हैं, बयानिया बनाने में, किसी भी पार्टी के पास अगर बयानिया नहीं होता, कोई मंशूर नहीं होता तो इलेक्शन में जीत नहीं सकते। क्योंकि जब इमरान खान साहब इलेक्शन में आए थे तो 2018 से पहले उनके पास एक बयानिया था, ये चोर हैं, डकैत हैं, लटेरे हैं, मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, अगर IMF के पास गया तो मैं IMF के पास जाने से बेहतर मैं ये समझूंगा कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं 50 लाख घर बना दूंगा, 1 करोड़ नौकरियां दे दूंगा। अच्छा जी, वो सारा जो मंशूर था, वो जो सारा बयानिया था, जब मुल्क पाकिस्तान की अवाम ने सुना कि यार इमरान खान साहब तो बहुत अच्छे बंदे हैं, ये 1 करोड़ नौकरियां भी दे रहे हैं, 50 लाख घर भी बना रहे हैं और 100 दिन में मुल्क भी ठीक कर देंगे, फिर इन्हें 200 दिन का नारा लगाया। ये होता है बयानिया। ये इमरान खान बयानिया बनाने में बहुत तेज है। इमरान खान साहब जो बयानिया बनाने में तेज हैं, वो कामयाब भी है। और ये बयानिया बनाना है किसको? मरियम शरीफ साहबा को। और कुछ इसी तरह का बयानिया बनाना है मरियम शरीफ साहबा को। अगर मरियम शरीफ साहबा बयानिया बनाने में कामयाब नहीं होती तो ये जो अगला इलेक्शन है ये कभी नहीं जीत सकते। अगर बयानिया नहीं भी होता तो यहाँ पर अगर हुकूमत गुड परफॉर्मेंस देती है तो परफॉर्मेंस के बाद क्या होता है कि अगर अच्छी परफॉर्मेंस देती है, कौन देगी जी? मुस्लिम लीग नून देगी, PDM देगी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के साथ पीपल्स पार्टी, तकरीबन दीगर जमातें और भी हैं। इनको चाहिए कि अगर इस वक्त ये अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं तो अगला इलेक्शन मुस्लिम लीग नून जरूर जीत सकती है। और उसको जीतने के लिए जरूरत होगी किसकी? इत्तेहादी जमातों की। इत्तेहादी जमातें पहले से ही मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। और इमरान खान साहब, जैसे कि आपको मालूम है कि 2018 की जो हुकूमत जब इनको मिली थी और तकरीबन 2021 के करीब जब ये हुकूमत पहुंची और इमरान खान से काफ़ी लोग नाला हो चुके थे, पाकिस्तान की अवाम इमरान खान से भी तंग थी महंगाई की वजह से। और अभी जो महंगाई हो रही है, मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि ये उसी प्रोग्राम पे हम चल रहे हैं जिस प्रोग्राम के मुआहदे इमरान खान ने IMF से किए थे। और ये अगर हम प्रोग्राम पे चलेंगे तो IMF का ये कहना है कि आपको महंगाई करनी पड़ेगी। और ये अभी जो सारा नज़ला है, ये सारा जो कसूर है, जो कसूरवार है, वो इमरान हुकूमत को ठहराया जाता है। ये जितनी भी महंगाई है, ये पेट्रोल अभी जो 250 पे गया है, अभी मजीद 30 रुपए की समझी आई है, उस पर भी जाना है इसने। ये 300, 250 और 280 तक, ये 90 तक पेट्रोल जब जाएगा तो ये सारा जो फ्लू है, सारा नज़ला है, सारा जो बर्डन है, ये इमरान खान के ऊपर इसलिए डाला जाता है कि ये इमरान खान साहब ने IMF से वादे किए हुए है। तो नाजरीन, हमारी रिपोर्ट अच्छी लगे, हमारा चैनल अच्छा लगे, इसको लाइक शेयर लाजमी कीजिए।
और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग हम आपके लिए मालूमात लेके आ सके। आपने भाई सोनू को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले बुलेटिन में। पाकिस्तान जिंदाबाद, JJ TV आई लव।